व्हाट इज ग्रेडियंट डिसेंट इन मशीन लर्निंग। वैसे तो ये बहुत ज़्यादा इजी सा कॉन्सेप्ट है, बट ना दोस्तों जो उनसे स्टार्टिंग में ना इसे समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। और ये ना वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है मशीन लर्निंग और मशीन लर्निंग कैलकुलस में। तो इस वीडियो को स्किप करने की गलती तो बिल्कुल मत करना। मैं आपको इस वीडियो में इतने अच्छे से ग्रेडियंट डिसेंट समझाऊंगा कि एक छोटा बच्चा भी बता देगा कि ग्रेडियंट डिसेंट होता क्या है। बस आपने क्या करना है, वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना है और किसी भी पार्ट को स्किप नहीं करना है, क्योंकि स्किप करोगे तो आपका ही नुकसान है। अब बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमने पिछली बार देखा था, जो सा कॉस्ट फंक्शन होता है वो क्या करता है, हमें बताता है कि कितना डिफरेंस है हमारी एक्चुअल वैल्यू और प्रेडिक्शन वैल्यू में। ठीक है, हम क्या चाहते हैं कि जो भी हम प्रेडिक्शन लाइन क्रिएट करते हैं विद द हेल्प ऑफ थीटा 0 एंड थीटा 1, ठीक है, वो मिनिमम टू मिनिमम उनका डिस्टेंस हो, हर पॉइंट के साथ मिनिमम टू मिनिमम डिस्टेंस हो। ठीक है, उसके लिए हमें कैलकुलेट किसको करना पड़ता है, थीटा 0 एंड थीटा 1। ठीक है, और जो सा ग्रेडियंट डिसेंट है वो इसी को कैलकुलेट करता है, थीटा 0 एंड थीटा 1 को कैलकुलेट करके हमें बताता है। ठीक है, मैं पहले ऐसे करता हूँ, आपको ना एक बहुत ही ज्यादा सिंपल एग्जांपल से बताता हूँ, उसके बाद आपको इजीली समझ लग जाएगा। ठीक है, मैंने क्या किया, सबसे पहले थीटा 0 थीटा 1 एंड कॉस फंक्शन के बीच में एक ग्राफ प्लॉट कर दिया। मतलब कि मेरे पास एक डाटा सेट था, उसके हिसाब से मैंने क्या किया, थीटा 0 थीटा 1 एंड कॉस फंक्शन के बीच में एक 3D ग्राफ प्लॉट कर दिया। ठीक है, यदि आपको ये वाला ग्राफ नहीं भी समझ आ रहा तो कोई बात नहीं। ठीक है, वैसे आप ये समझ लीजिए हमने बस एक ग्राफ प्लॉट किया है। ठीक है, अब एक रियल लाइफ एग्जांपल देखते हैं कि आप एक हिल स्टेशन पर गए हो। जैसे कि आप देख सकते हो ये एक तरह का हिल स्टेशन लग रहा है। ठीक है, आप ना हिल स्टेशन पे कहीं भी एक पॉइंट पर थे, जैसे कि मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ पर मैं था। ठीक है, और मैं चाहता हूँ कि इस हिल स्टेशन के मैं चाहता हूँ जो सा डीप पॉइंट है, मतलब कि जो सा गहरा पार्ट है, मैं वहां पर जाना चाहता हूँ। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने वहां पर हिल स्टेशन पर जहां भी था, ठीक है, मैंने वहां पर खड़ा हुआ और मैंने इधर उधर देखा कि सबसे डीप पॉइंट कौन सा है। ठीक है, और मुझे लगा कि शायद मुझे नीचे जाना चाहिए। ठीक है, तो मैंने क्या किया, नीचे मूव होना स्टार्ट हो गया। मैंने थोड़ा सा पैर इधर को रखा। ठीक है, उसके बाद मैंने अगला स्टेप लिया, अगला स्टेप मैंने यहां पर रखा, उसके अगला स्टेप मैंने यहां पर रखा, उसके बाद यहाँ यहाँ यहाँ, ऐसे करते करते मैं एक डीप पॉइंट पर पहुंच जाऊंगा। ठीक है, यही मेरा मेन गोल है। ग्रेडियंट डिसेंट का मेन गोल होता है हमने डीप पॉइंट पर पहुंचना है। जो भी हमारा ग्राफ होगा उसका जो सा डीप पॉइंट होगा उस पर हमने पहुंचना होता है। ठीक है दोस्तों, अब एक और, जैसे कि यहाँ पर तो मैंने सपोज किया था कि मैं इस हिल पर था। ठीक है, पर मैं अब सपोज करता हूं कि मैं इस हिल पर नहीं था, मैं इस हिल पर था। ठीक है, यहां पर मैं था और मैंने क्या किया, मैंने मूव करना स्टार्ट किया। मूव करते 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 मैं इस पॉइंट पर पहुंच गया। ठीक है, मुझे लगा कि जो सा ये हिल स्टेशन है इसका सबसे डीप पॉइंट यही है, पर एक्चुअल में डीप पॉइंट कौन सा था, ये वाला। ठीक है, इस जो सा ये वाला हिल था उसके हिसाब से सबसे डीप पॉइंट ये है, बट पूरे हिल स्टेशन के हिसाब से सबसे डीप पॉइंट कौन सा है, ये। ठीक है, जो भी पूरे ग्राफ का सबसे डीप पॉइंट होता है ना, उसे हम कहते हैं ग्लोबल मिनिमम, और जो सा पॉइंट जहां पर हम पहुंच गए हैं, ठीक है, उसे हम कहते हैं ग्लोबल मिनिमम। जैसे कि जिस पॉइंट पर हम पहुंचे हैं, जिसको हम सोच रहे हैं कि ये सबसे डीप पॉइंट है, एक्चुअली में उसे हम कहते हैं लोकल मिनिमम। ठीक है, या फिर आप ये सोच लीजिए कि लोकल मिनिमम उसे कहेंगे जब आपको पक्का नहीं पता कि ये डीप पॉइंट है या नहीं है इस पूरे हिल स्टेशन का। ठीक है, उसे हम कहेंगे लोकल मिनिमम। यदि आपको कंफर्म है कि यही पॉइंट है जो कि इस हिल स्टेशन का सबसे डीप पॉइंट है, तो उसे हम कहेंगे ग्लोबल मिनिमम। ग्लोबल मिनिमम का मतलब इस पूरे जो से ये पूरा ग्राफ है या फिर इस पूरे हिल स्टेशन का सबसे गहरा पार्ट यही है, इसलिए हम इसे कह रहे हैं ग्लोबल मिनिमम, मतलब ग्लोबली मिनिमम पॉइंट। ठीक है, आगे बात करते हैं। मुझे लगता है आपको ये ग्राफ तो समझ लग गया होगा। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, एक बहुत ही सिंपल ग्राफ लेता हूं ताकि मैं आपको एक्सप्लेन इजीली कर पाऊं। थीटा 0 थीटा 1 एंड कॉस फंक्शन के बीच में मैंने ग्राफ प्लॉट किया। ठीक है, पर ये ग्राफ ना 3D फॉर्म में था, मैं सोच रहा हूं इसे ना 2D फॉर्म में कन्वर्ट कर देता हूं, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूं। ठीक है, मैंने क्या किया, इसे 2D फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, मैं अब क्या हुआ, थीटा 0 एंड थीटा 1 के बीच में ग्राफ प्लॉट हो गया। पहले किसमें था, थीटा 0 थीटा 1 एंड कॉस फंक्शन के बीच में, मतलब कि मैंने ऊपर की साइड देखा और मैंने थीटा 1 एंड थीटा 0 के बीच में एक ग्राफ प्लॉट कर दिया, जो कि एक तरह का सर्कल्स की फॉर्म में होगा, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो। ठीक है, मैं सपोज कर रहा हूं मैंने स्टार्ट किया था इस पॉइंट पर। ठीक है, इस पॉइंट पर स्टार्ट किया था और मेरा मेन गोल है कि मैंने इस सेंटर पर पहुंचना है, बिकॉज ये जो सा सेंटर है, ये इस जो सा ग्राफ है इसका सबसे डीप पॉइंट है। ठीक है, 2D की फॉर्म में जो भी इसका सेंटर होता है उसे हम डीप पॉइंट कहते हैं। ठीक है, मैंने क्या किया, सबसे पहले चेक किया जहां पर भी मैं खड़ा था, मैंने उसका
थीटा 0 की वैल्यू चेक की और थीटा 1 की वैल्यू चेक की, उसके हिसाब से मैंने क्या किया, एक लाइन ड्रॉ कर दी, प्रेडिक्शन लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है। पर अभी हम सेंटर से बहुत दूर हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा अभी टाइम लगेगा वहां पर पहुंचने में, ठीक है। तो मैंने क्या किया, ये तो मतलब हमारी एक्यूरेट प्रेडिक्शन नहीं है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, थोड़ा सा आगे में बढ़ा, ठीक है। थोड़ा आगे बढ़ने पर मुझे पता लगा कि जो सा थीटा 0 की मैंने यहां पर वैल्यू चेक की, ये थी 500 और थीटा 0 की वैल्यू, थीटा 1 की वैल्यू थी 0, ठीक है। तो हमारा प्रेडिक्शन लाइन कैसे आ गई, बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट, ठीक है। आगे नेक्स्ट स्टेप में मैं बिल्कुल सेंटर पर पहुंच गया, ठीक है। यहां पर पहुंचने के बाद मैंने चेक किया थीटा 0 की वैल्यू और थीटा 1 की वैल्यू, और उसके हिसाब से मैंने प्रेडिक्शन लाइन को ड्रॉ कर दिया, ठीक है। अब जब आप सबसे डीप पॉइंट पर पहुंच जाओगे ना इस जोन से ग्राफ के, ठीक है, तब जोन से भी लाइन ड्रॉ होगी, प्रेडिक्शन लाइन ड्रॉ होगी, उसका जोन सा कॉस्ट फंक्शन होगा वो ऑटोमेटिकली मिनिमम ही होगा, बिकॉज हमने इसकी हेल्प से ही इसे ड्रॉ किया है, ठीक है। अब आप ये सोच रहे होगे कि जो सा ये वाला पार्ट है ये वर्क कैसे करेगा इन मशीन, ठीक है, जैसे हमारा कंप्यूटर है उसमें ये कैसे वर्क करेगा, उसके बारे में बात करते हैं। अभी मैंने आपको ग्राफिकल फॉर्म में बता दिया कि ये कैसे वर्क करेगा, अब थोड़ा सा टेक्निकली देखते हैं। मैंने क्या किया, ये होता है हमारा ग्रेडियंट डिसेंट का फॉर्मूला, सबसे पहले ये बता देता हूँ, ठीक है। इस फॉर्मूले में किसको क्या कहते हैं पहले उसके बारे में बात करते हैं। थीटा जे की वैल्यू वही होती है, हमने थीटा जे की वैल्यू को चेंज कर देना है, मतलब कि थीटा 0 या थीटा 1, जे की वैल्यू 0 में या फिर 1 में कन्वर्ट हो जाएगी, वो डिपेंड कर रहा है कि हम किसको प्रेडिक्ट करें, किससे चेक कर रहे हैं, ठीक है। स्टार्टिंग में जो सी ग्रेडियंट डिसेंट की वैल्यू होती है वो रैंडम होती है, कोई भी एक पर्टिकुलर जगह से हम स्टार्ट कर देते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर हिल स्टेशन पर किया था कि किसी भी जगह से हमने स्टार्ट किया कर दिया था, वैसे ही ग्रेडियंट डिसेंट में भी हमारा जो सा थीटा 0 एंड थीटा 1 की वैल्यू सबसे पहले स्टार्टिंग में रैंडमली हम कुछ भी चूज कर लेते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं कि अब यहाँ पर किस चीज को क्या कहते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर एक अल्फा वैल्यू है, अल्फा को हम कहते हैं लर्निंग रेट। लर्निंग रेट होता है कि जैसे कि हम देख सकते हैं कि हम जो सा हिल स्टेशन था, हिल स्टेशन से नीचे आ रहे थे, ठीक है। हिल स्टेशन से नीचे आने की जो सी स्पीड है वो उसे हम कहेंगे लर्निंग रेट, ठीक है। जितना लर्निंग रेट ज्यादा होगा उतनी जल्दी हम नीचे आ पाएंगे, ठीक है। जितना कम होगा उतना हम धीरे धीरे नीचे आ पाएंगे, ठीक है। और जो से यहाँ पर जे थीटा 0 थीटा 1 है वो तो आपको पता ही है, कॉस्ट फंक्शन है, और उसका फॉर्मूला क्या है, थीटा 0 एच थीटा एक्स इज इक्वल टू थीटा 0 प्लस थीटा 1 इंटू एक्स आई। ये फॉर्मूला है किसका, हमारा सिंपल लीनियर रिग्रेशन का, ठीक है। इसकी हेल्प से हम कॉस्ट फंक्शन को डिफाइन करते हैं, ठीक है। ये बस मैंने आपको इसलिए बता दिया कि इस पे हमने फॉर्मूला कौन सा लगाया है, ठीक है। आगे बात करते हैं। आगे अब मैं आपको बता देता हूं कि लर्निंग रेट से क्या फर्क पड़ता है, कि यदि हम लर्निंग रेट तो बहुत कम रखते हैं तो क्या फर्क पड़ता है, और यदि मैं लर्निंग रेट को बहुत ज्यादा बढ़ा देता हूं तो क्या फर्क पड़ता है, दोनों में से कौन सा ज्यादा बेटर है, ठीक है, उसे चेक करते हैं। मैंने क्या किया, ग्राफ प्लॉट किया, ठीक है, और यहाँ पर आप इसे मान सकते हो ये एक हिल है, ठीक है, ये सबसे डीप पॉइंट है उसका, ठीक है, और हमें यहाँ पर पहुंचना है, ठीक है। मैंने ना लर्निंग रेट को बहुत ही कम किया हुआ है, मतलब कि ये बहुत धीरे धीरे नीचे आएगा, धीरे धीरे आता रहेगा आता रहेगा आता रहेगा, और एक टाइम पर ये सबसे डीप पॉइंट पर पहुंच भी जाएगा। पर ये बात है कि वहां पर जाने में बहुत ही ज्यादा टाइम लग जाएगा हमें, बिकॉज हम बहुत ही छोटे छोटे स्टेप्स ले रहे हैं, ठीक है। इसके दूसरी तरफ यदि हम बहुत ही ज्यादा मतलब कि लर्निंग रेट रख देते हैं, तब क्या होगा कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है, यदि हम स्पीड से नीचे आ रहे हैं तो हमें पता है जितनी हम स्पीड से नीचे जाएंगे उसी तरह हम ऊपर को भी धकेले जाएंगे, ठीक है। इसलिए जब हम लर्निंग रेट को बहुत ही ज्यादा बढ़ा देंगे तब क्या होगा, एक टाइम पर वो नीचे आता रहेगा, पर एक टाइम ऐसा आएगा जब वो बिल्कुल ऊपर जाना स्टार्ट हो जाएगा, मतलब कि जो सा हमारा वैल्यू होगी वो नीचे जाने की जगह ऊपर को जाना स्टार्ट कर देगी। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, हमने स्टार्ट यहाँ पर किया था, ऐसे नीचे आते 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 ये ऊपर की ओर जाना स्टार्ट हो गया, बिकॉज हमने लर्निंग रेट को बहुत ही ज्यादा बढ़ा दिया था, ठीक है दोस्तों। आगे बात करते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि डायरेक्शन के बारे में कैसे पता लगेगा। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर हिल्स थे, ठीक है, हमें कैसे पता लगेगा कि जो सा हमारा पॉइंट है उसने नीचे की ओर जाना है या फिर ऊपर की ओर जाना है, ठीक है, कहां पर हमने जाना है, क्योंकि यहाँ पर तो ग्रेविटी होती नहीं है, ठीक है, कि यहाँ पर हमने बॉल रख दी और बॉल ऑटोमेटिकली नीचे आ जाएगी, ठीक है, क्योंकि मशीन में तो ऐसा कुछ भी नहीं होता, ठीक है। उसे तो बताना पड़ेगा कि नीचे जाने के लिए कौन सी डायरेक्शन है, हमें नीचे जाना है या फिर ऊपर जाना है, ठीक है, इसके बारे में भी बताना पड़ेगा, ठीक है। उसके बारे में बात करते हैं। डायरेक्शन टू मूव क्या होता है,
मैंने क्या किया, एक हिल ले ली और यहाँ पर एक पॉइंट पर मैं खड़ा हूं, ठीक है। मैंने क्या किया, यहाँ पर एक ना टेंजेंट ड्रॉ कर दी। टेंजेंट क्या होता है, बिल्कुल मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी स्ट्रेट, ठीक है। और मैं चाहता क्या हूं कि यहां पर हूं मैं, मतलब कि मैं हिल के ऊपर वाली साइड हूं, पर मैं इसके नीचे वाली साइड जाना चाहता हूं, ठीक है। यहां पर मतलब कि पीछे की ओर मैं जाना चाहता हूं, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर जब टेंजेंट ड्रॉ कर दी, ठीक है, टेंजेंट से मुझे पता लग गया कि जो सा ये वाला पॉइंट है ये पॉजिटिव की ओर है, ठीक है। मतलब जो सा भी इसका नंबर होगा वो पॉजिटिव होगा, ठीक है। ये नीचे की, यदि पॉइंट नीचे होता, ठीक है, जैसे कि ये वाला पॉइंट की डायरेक्शन नीचे की ओर होती तो जो सी वैल्यू क्या होनी थी, नेगेटिव। बट ये इसकी वैल्यू क्या है, ऊपर की ओर, इसलिए इसकी वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव, ठीक है। यदि इसकी वैल्यू पॉजिटिव है तो हम यदि इसकी वैल्यू, पॉजिटिव वैल्यू को यदि फॉर्मूले में पुट करेंगे तो क्या होगा कि जो सा अल्फा है, यहाँ आप देख सकते हो माइनस है बाहर, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस, ठीक है। मतलब कि जो सा हमारा थीटा की वैल्यू है वो कम होती रहेगी, कम होते 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 वो मिनिमम की ओर जाती रहेगी, ठीक है। दूसरी तरफ यदि मैं यहां पर खड़ा हूं और मैंने क्या किया, एक टेंजेंट ड्रॉ की और मुझे पता लग गया कि यहाँ पर जो सा नंबर होगा, नंबर डायरेक्शन है, जो भी हमारी डायरेक्शन है वो नेगेटिव की ओर है, हम ऊपर की ओर नहीं जा रहे, नीचे की ओर जा रहे हैं, ठीक है। तब हम क्या करेंगे, हम जाना कहां चाहते हैं, इस पॉइंट पर, मतलब कि आगे की ओर जाना चाहते हैं। हमें पता लग गया कि नेगेटिव पॉइंट आएगा, मतलब कि हमारा जो सी डायरेक्शन है वो नेगेटिव की तरफ है, मतलब कि हमारा नंबर भी नेगेटिव होगा। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर लिख दिया नेगेटिव नंबर, और नेगेटिव नेगेटिव क्या हो गया, पॉजिटिव, ठीक है। मतलब कि जो सी हमारी थीटा की वैल्यू होगी, थीटा 1 की वैल्यू होगी, वो इंक्रीज होगी, तो हम आगे की ओर शिफ्ट कर जाएंगे। पिछली बार क्या था, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, इसलिए हम पीछे की ओर जा रहे थे, बिकॉज नेगेटिव वैल्यू तो यही होती है, ठीक है। और जो सी हमारी नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव होता है, इसलिए हम आगे की ओर जा रहे हैं, ठीक है, आगे। अब आपने देखा होगा कि वहां पर एक डेरिवेटिव भी था, जो सा फॉर्मूला था, लेकिन मैं आपको दिखा देता हूं, जो सा हमारा फॉर्मूला था वहां पर एक डेरिवेटिव टर्म भी थी, ये आप देख सकते हो, डी बाय डी थीटा, ठीक है, ये वाली टर्म थी, ठीक है। अब मैं बात करता हूं कि इसका क्या वर्किंग, हम डेरिवेटिव क्यों लिख रहे थे। जैसे कि आप देख सकते हो, मैंने क्या किया, यहां पर मैं खड़ा हूं, ठीक है, और मैं ना नीचे की ओर जाना चाहता हूं। डेरिवेटिव क्या करेगा, जो सा हमारी फंक्शनैलिटी, मतलब जब हम बहुत ही ज्यादा लर्निंग रेट रख देते हैं उसकी फंक्शनैलिटी, और जब हम बहुत ही कम लर्निंग रेट रखते हैं, इस दोनों की फंक्शनैलिटी को मिक्स कर देते हैं, ठीक है। सिंपल वर्ड्स में बताऊं तो जैसे जैसे हम नीचे आते रहेंगे, हिल के नीचे नीचे आते रहेंगे, वैसे वैसे जो सा डेरिवेटिव क्या करेगा, जो सी लर्निंग रेट है उसे ऑटोमेटिकली डिक्रीज कर देगा। हमें मैन्युअली डिक्रीज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी हमारे लर्निंग रेट को, ठीक है। जैसे कि आपने देख सकते हो, मैंने क्या किया, यहां पर था और मैं नीचे आ गया, मतलब कि मैंने बहुत ज्यादा लर्निंग रेट रखा हुआ है। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा हूं मेरा लर्निंग रेट कम होता जा रहा है, और एक पॉइंट पर मैं सबसे ज्यादा मिनिमम पॉइंट पर पहुंच जाऊंगा, ठीक है दोस्तों। ये वर्किंग थी हमारी डेरिवेटिव की, ठीक है दोस्तों। अब आपको समझ लग गया होगा कि जो सा हमारा अल्फा है उसकी क्या वर्किंग है, डेरिवेटिव की क्या फंक्शनिंग है, ठीक है। और थीटा 0 एंड थीटा 1 को हम यूज कर रहे हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कि जब हम प्रोग्रामिंग में इसे इंप्लीमेंट करेंगे तो बैकएंड पे होगा क्या। एक्चुअली में हमें ये सब कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ये सब कुछ जो सी लाइब्रेरीज है उसमें पहले से लिखा हुआ है। बट आपको सब कुछ पता होना चाहिए कि ये सब कुछ कैसे वर्क कर रहा है, बैकएंड पे सब कुछ क्या कैसे हो रहा है, ठीक है। उसके लिए मैं ये बता रहा हूं, नहीं तो आपको ये जरूरत नहीं है, ठीक है। जैसे कि सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, डबल डॉट इक्वल टू, मतलब कॉलन इक्वल टू डाला हुआ है, इसका क्या मतलब है, ठीक है। जैसे कि आपको पता है, यदि मैं लेता हूँ a इज इक्वल टू a प्लस 1, ठीक है, इसमें यदि a की वैल्यू 5 है तो इसका मतलब तो ये होगा 5 इज इक्वल टू 6, बट ये तो कभी पॉसिबल ही नहीं हो सकता, 5 इक्वल टू 6 तो कभी होता ही नहीं, ठीक है। दूसरी ओर यदि मैं a को वेरिएबल की तरह ट्रीट करता हूं कि a जो है वो एक वेरिएबल है, ठीक है, मैंने डॉट मतलब कॉलन इक्वल टू से डिनोट कर दिया कि ये एक वेरिएबल है, ठीक है। मैंने लिखा a इज इक्वल टू a प्लस 1, ठीक है, a प्लस 1। अब यदि मैं a की वैल्यू को 5 भी पुट करता हूं तो जो सा वेरिएबल है उसमें अपडेट हो जाएगा, वो इसके इक्वल नहीं होगा, उसके अंदर वैल्यू स्टोर हो जाएगी। यदि आपने मेरी वेरिएबल वाली वीडियो देखी है तो आपको इसके बारे में पता होगा, ठीक है। आगे बात करते हैं कि ये वैसे वर्क कैसे कर रहा है, ठीक है। जैसे कि मैं आपको सबसे पहले ये सबको दिखा देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले क्या होगा, जब हमने सबसे पहले जैसे आपको पता है कि जो सा थीटा 0 एंड थीटा 1 की वैल्यू स्टार्टिंग में रैंडमली चूज हो जाएगी, ठीक है। एक बार रैंडमली चूज होने के बाद वैल्यू, उसके बाद हमारा जो सा मशीन लर्निंग मॉडल है
वो हिल के नीचे जाना स्टार्ट हो जाएगा, मतलब कि ये वाला जो सी प्रोसेसिंग है वो स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो मैं टेम्प 0 आगे आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर मैंने टेम्प 0 टेम्प 1 और थीटा 0 इन थीटा 1 को ऐसे क्यों यूज किया है। डायरेक्ट मैं ऐसे भी लिख सकता था, थीटा 0 इज इक्वल कॉलन इक्वल टू दिस वन, थीटा 1 कॉलन इक्वल टू थीटा 1 दिस वन। ठीक है, मैंने ऐसा क्यों नहीं किया उसके बारे में बात करते हैं। बिकॉज हमें पता है कि जो सा थीटा 0 एंड थीटा 1 की वैल्यू है वो हमेशा चेंज होती रहनी है। ठीक है, जब तक वो सबसे डीप पॉइंट पर नहीं पहुंच जाता। ठीक है, इसलिए हम टेम्प 0 एंड टेम्प 1 लिखते होते हैं ताकि जो भी अपडेशन हो वो टेम्प 0 एंड टेम्प 1 में होती रहे। ठीक है, और जो सी लास्ट में जो सी अपडेशन हो वो किसमें हो, थीटा 0 एंड थीटा 1 में। ठीक है दोस्तों, ये होगी बात हमारी ग्रेडियंट डिसेंट के बारे में। अब एक होमवर्क एक्सरसाइज देता हूं कि जैसे कि हमारे पास ये एक ग्राफ है। ठीक है, यहां पर हमारा पॉइंट है। ठीक है, मतलब कि ये सबसे इसके डीप पॉइंट पर प्रेजेंट है। अब मुझे आपको बताना है कि इस पॉइंट पर जो सा हमारा ग्रेडियंट डिसेंट है वो वर्क करेगा या फिर नहीं करेगा। ठीक है, या फिर जो सा इस पॉइंट पर जो सा हमारा कॉस्ट फंक्शन होगा वो क्या होगा, कॉस्ट फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, इसके बारे में आपको बताना है। ठीक है दोस्तों,